हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है फिनिशर सीएसएन आईटी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। जी हाँ, जिन एग्जाम्स में हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे आपका वो एचएसएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और वहां पे आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस वीडियो में हम जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपके आगामी जिस भी एग्जाम में आप लोग बैठने वाले हैं उसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी। देखा गया है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे पास होता है कि हमें एग्जाम के अंदर हमारे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे गलत हो जाते हैं जो हमें या तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें आते हैं या फिर हम कंफ्यूजन में उनको गलत करके आ जाते हैं। कभी कभी हम गलत ऑप्शन फिल करके आ जाते हैं जिस वजह से हमारे वो मार्क्स कट जाते हैं और उन्हीं की वजह से हमारा सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। 99% देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो 4-5 नंबर की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो उन 4-5 नंबरों को कैसे हम अब की बार कटने से बचा सकते हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा सही कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारे मजेदार टॉपिक्स पे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ये वीडियो है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, किसी भी कॉन्सेप्ट को स्किप करने की कोशिश मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें लॉस हो सकता है आपका ही हो। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बात थी, कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ अगर नया सीखने को आपको मिला है, तो प्लीज वीडियो को अपना एक लाइक देना। और अगर आप नए जुड़े हैं चैनल के साथ तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सभी के साथ शेयर कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेके आज का ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास कि हमारे पास कुछ मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं, यानी कि कुछ भ्रम हमारे अंदर फैला दिए गए हैं। स्टूडेंट्स के अंदर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं वो आसान होते हैं जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनसे ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। सब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं वो आसान होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में आपकी डीप कॉन्सेप्ट की गहराई से अंडरस्टैंडिंग को वहां पे चेक किया जाता है। वहां पे ऐसे ही नहीं कोई क्वेश्चन उठा के और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। वहां पे प्रॉपर आपको चेक किया जाता है कि क्या स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जिस कैंडिडेट ने उस कॉन्सेप्ट को गहराई से थ्योरेटिकल पढ़ के अच्छे से तैयारी करके एमसीक्यू दे रहा होगा उसको ऑप्शंस में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत उनको आती है जिनकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और वो ये सोच लेते हैं कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम जो हैं वो पहले ही डिफिकल्ट होते हैं। तो कहना चाहूंगा कि इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए लाया गया था। स्टूडेंट की यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है कि वो 4 ऑप्शंस में से अगर उसके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो चूज करने में कितना सही साबित होता है। जरूरी नहीं होता कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो सभी स्टूडेंट्स को 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं। टॉपर भी जो होता है उसको भी 90 के आसपास ही क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं और हमने 70 तक की तैयारी कर रखी है और फिर हम 10 क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं, अगर वो 10 क्वेश्चन हमारे सही हो जाते तो कहीं ना कहीं हम 80 स्कोर कर सकते थे जिससे हमारा सिलेक्शन हो सकता था। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये 10 क्वेश्चन जो हमारे हमेशा गलत होते हैं इनको कैसे सही किया जा सकता है। तो पहला मिसकंसेप्शन आप दूर कर लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो सब्जेक्टिव से आसान होता है। ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव थोड़ा सा आसान होता है। उसका रीजन होता है कि वहां पे आप अपने थॉट्स को जो है वो अपनी सोच को वहां पे प्रेजेंट कर पाते हो पेपर के ऊपर और उसी के हिसाब से जो आपने लिखा होता है उसी के हिसाब से आपको वहां पे मार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मार्क्स जो है वो पहले से निर्धारित होते हैं। या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अगर आपने सही ऑप्शन चूज किया है तो आप +1 हो गए हैं, लेकिन आपने गलत ऑप्शन चूज किया है, अगर नेगेटिव में है तो आप नेगेटिव में चले जाएंगे। अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो वो क्वेश्चन आपका 0 के बराबर हो जाएगा, उस क्वेश्चन के आपको मार्क नहीं मिलेंगे। यहां से आपका ये पहला मिसकंसेप्शन आप लोगों को दूर करना है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, ओनली बेसिक प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एन एमसीक्यू एग्जाम। क्या सिर्फ एक बेसिक प्रिपरेशन, क्या सिर्फ एक बेसिक तैयारी हमें रिक्वायरमेंट होती है एमसीक्यू एग्जाम को क्लियर करने के लिए? जी नहीं दोस्तों।
एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमारे पास हमारी सब्जेक्टिव नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम एग्जाम्पल लेते हैं जीके का, और जीके में हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों हिस्ट्री का या फिर पॉलिटी का। आपका जो मन करे, जो सब्जेक्ट आपके माइंड में आए, आप बस एक सब्जेक्ट सोचिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के 1000-2000 क्वेश्चंस को याद करके एग्जाम में जाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 2000 क्वेश्चंस में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको एंशियंट हिस्ट्री से लेके आपको मॉडर्न हिस्ट्री और आपको वर्ल्ड हिस्ट्री तक अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होता है। आपको प्रॉपर वहां पे पता करना होता है कि इंसान के द्वारा सबसे पहली फसल कौन सी उगाई गई थी। वहां पे आपको देखना पड़ता है कि इंसान द्वारा पहली फसल उगाई गई थी वो अलग थी, और जो उसके द्वारा खाई गई थी वो अलग फसल थी। ऐसे जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डीपली क्लियर करके जाते हैं और उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप टैकल करते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है वो उनके ठीक होने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात आती है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं? एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो रखना है कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस को चेक कीजिए। आप जिस भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसके सिलेबस को चेक कीजिए। हरियाणा के एग्जाम्स में देखा गया है कि सिलेबस डिफाइन नहीं होता है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम्स का सिलेबस आप लोग कहां से चेक कर सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर 50-60 क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखिए, उनका पैटर्न चेक करके देखिए। ग्रेजुएशन बेस के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनका पैटर्न चेक कीजिए कि क्या पूछा जाता है, टेक्निकल कितना पूछा जाता है, क्या हर बार टेक्निकल पूछा जाता है, एडवांस हर बार पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो एक एवरेज स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपकी एज जो है वो 21, 22, 23 साल के आसपास आपकी एज है। मैच्योरिटी में आप कदम रख चुके हैं, आप एक मैच्योर इंसान बनने के कदम रख चुके हैं। और एग्जामिनर जो होता है वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से कम इतना तो वो मान ही सकता है, इतना तो वो सोच ही सकता है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होगा, अगर हम उसको सिलेबस ना भी बताएं तो भी वो इतना कैपेबल है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के अपना सिलेबस डिफाइन कर सके। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसको अपना प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। डे बाय डे आपको हर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव नॉलेज लेनी है। वो आप किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके ले सकते हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, उसमें आप उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कंटेंट आपको चेक करना पड़ेगा, जहां से आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है आप वहां से पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जब लास्ट में आपका जब 1 महीना एग्जाम का रह जाता है, तब आपको क्या करना होता है कि जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, अब टॉपिक वाइज आपको उसके एमसीक्यूज को सोल्व करना है और देखना है कि उस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन थोरोली। जब भी आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं और एग्जाम के अंदर जब डेस्क पे आप बैठे हैं, आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन आया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस क्वेश्चन को इंग्लिश भाषा में भी पढ़िए, हिंदी भाषा में भी पढ़िए, उसके बाद उसको दोबारा से पढ़िए। दोबारा पढ़ने से अगर आपको उस क्वेश्चन का जो संदर्भ है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, अगर वो चीज आपको क्लियर होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो चीज 2 बार पढ़ने से भी क्लियर नहीं होती है तो एक बार आप तीसरी बार भी रीडिंग ले लीजिए। आप बोलोगे कि सर इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है, हम इतनी बार रीडिंग करेंगे। तो देखो, एक कैंडिडेट जो होता है गवर्नमेंट एग्जाम की जो प्रिपरेशन करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन करता है, उसके अंदर एक स्किल होना बहुत ही जरूरी होता है जिसको बोला जाता है रीडिंग स्किल। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अपनी हिंदी मीडियम की रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए। लगातार कंटिन्यू न्यूज़पेपर्स को रीड कीजिए, बुक्स को रीड कीजिए, इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, कुछ भी करके अपनी रीडिंग को फास्ट करना है। जहां पे आमतौर पे एवरेज स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चन को 5 बार रीड करने में 30 सेकंड का टाइम, 1 मिनट का टाइम लेता है, वहीं पे आपको उस क्वेश्चन को 5 बार रीड करने में 15 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, 20 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। खुद को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जब तक खुद को आप उस लेवल पे प्रिपेयर करके एग्जाम में नहीं बैठेंगे, तब तक आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही गलत होते रहेंगे दोस्तों। ये कड़वा सच है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा। रीडिंग स्किल्स डेवलप करके आप उस क्वेश्चन को 2 बार नहीं आज समझ में आता है तो 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। पहले क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझिए कि उसमें पूछा क्या गया है। ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है। क्या हम जो सोच रहे हैं वो ना पूछ के एग्जामिनर कुछ और पूछना चाहता है? क्या डेट्स में कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं कर रहा है? सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, एग्जाम में बैठने के बाद आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।
क्वेश्चन को जैसे ही आपने ध्यान से पढ़ा, उसके बाद सेकंड जो काम करना है आपको वो करना है, ऑप्शंस को आप अपने हाथ से ढक दीजिए। ऑप्शंस को मत देखिए, पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और अपने दिमाग के अंदर अपनी सोचने की शक्ति से याद करने की कोशिश कीजिए। बिना ऑप्शन को देखे क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? अगर आपका आंसर आया है हाँ कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शंस को देखे कर सकता हूं, तो वो क्वेश्चन आपको 100% स्कोर करके दे देगा। दूसरा पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं बिना ऑप्शंस को देखे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब ये जो कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो कॉन्सेप्ट मेरा अभी क्लियर नहीं है। तो वहां पे आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शंस को देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस को देखने के बाद रिमूव द रॉन्ग आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको क्वेश्चन को दोबारा से दिमाग में ये सोचना है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो क्या मैंने इसके आसपास की चीजों को पढ़ा है। अगर आप लोगों से मॉडर्न हिस्ट्री से 1946 के आसपास की बात की गई है, तो क्या आपने 42, 43 और 49, 50 के आसपास की बातों को ध्यान से पढ़ा है? क्या उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो नहीं है? तो 4 ऑप्शंस में से आप एलिमिनेशन ऑप्शन का चूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड का चूज कीजिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि 4 ऑप्शंस में से उन ऑप्शंस को हटाइए जो ऑप्शन आपको लगते हैं कि ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है यहाँ पे। ऐसा करने से आपका फोकस सिर्फ उन ऑप्शंस पे बनेगा, उस ऑप्शन पे बनेगा जो ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा। और 99.99% चांस बच जाते हैं जब आप 2 से 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को काट देते हैं कि ये आंसर नहीं है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसके ठीक होने की संभावना 4 गुना 5 गुना तक बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को करना है दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक बार में समझ नहीं आता तो 5 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। उसके बाद ऑप्शंस को ढक के क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड के अंदर याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ा हुआ है। अगर फिर भी ध्यान में नहीं आता है आंसर, आप नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस को देखने के बाद कम से कम 2 या 3 बार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद उन 4 ऑप्शंस में से आप कौन से ऑप्शंस आपको, आप गारंटीड हैं कि कौन से ऑप्शंस आपके गलत हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकते, उनको एलिमिनेट कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचे, फिर उन 2 ऑप्शंस के ऊपर 10 से 15 सेकंड का टाइम और लगाइए और फिर आप ध्यान से आंसर कीजिए। तो आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना जो है वो 5 गुना बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, रीड एवरी ऑप्शन अगेन। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पे आपको ऑप्शंस में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे ऑप्शंस को चूज करने का, सही ऑप्शन चूज करने का एक ही तरीका होता है कि बार बार उन क्वेश्चंस को पढ़िए, ध्यान से याद, साथ ही साथ याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसे ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो शब्द आपने कहीं सुना है या नहीं सुना है। आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चूज द बेस्ट आंसर अमंग द ऑप्शंस। आपको वो बेस्ट आंसर उसके बाद चूज करना है जो आपको लगता है कि बिल्कुल ये सही हो सकता है। यहां से आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा कि एक तो हम 4 ऑप्शंस में से आंसर करते हैं और एक हम 2 को एलिमिनेट करके 2 में आंसर करते हैं, तो ज्यादा संभावना सही होने की हमारी सेकंड ऑप्शन की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फाइंड आंसर द क्वेश्चन दैट यू आर श्योर अबाउट। जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप बहुत ही ज्यादा, आप 80-90% के आसपास जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप श्योर हैं कि ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं अटेम्प्ट, और इन क्वेश्चंस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने ली थी, सबसे पहले आप एग्जाम के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 या 100 तक आप जाएंगे अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो। शुरू से लेके लास्ट तक आपको थोरोली अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार पूरे की रीडिंग लेनी है। जब एक बार फ्रेश रीडिंग लेते हैं तो आप लोगों को यह पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है और कौन सा क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा परेशानी फील करूंगा। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके ऊपर सर्कल मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो 100% आते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए, उनकी OMR शीट को फिल कीजिए। उसके बाद जो 90% आते हैं उनको स्टार्ट कीजिए अटेम्प्ट करना। इस तरीके से आप लोगों को अपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। अगला पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है दोस्तों, मेक एन एजुकेटेड गैस फॉर अननोन क्वेश्चंस। अब आपका अगर मान लो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चंस में से 20 से 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही अननोन क्वेश्चन होंगे, यानी कि आप जिन क्वेश्चंस के बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा।
उन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वहां पे अगर आपको तुक्का या फिर गैस जिसको हम बोलते हैं वो लगाना है, तो आपको वहां पे एक एजुकेटेड गैस करना पड़ेगा। एजुकेटेड गैस और अनएजुकेटेड गैस में क्या फर्क होता है दोस्तों? अनएजुकेटेड गैस वो होता है जिसमें हम राम का नाम लेके, जय श्री राम लेके, ABCD में से आंख बंद करके तुक्का लगा देते हैं, वो क्वेश्चन हमारा गलत होता है। एजुकेटेड गैस होता है कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता, फिर भी उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स हमने अगर पढ़े हैं तो उनको ध्यान करने की कोशिश कीजिए। क्या हमने जो उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, क्या उनसे जुड़ा हुआ कोई ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है? ये होता है दोस्तों एजुकेटेड गैस, जहां पे हम क्वेश्चन को पढ़ के और हमारी जो भी हमने प्रिपरेशन के दौरान जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उनको दिमाग में ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शंस का आंसर टिक करके आते हैं। तुक्का लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एजुकेटेड गैस। एक पढ़े लिखे इंसान की तरह आप गैस कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है और वो क्वेश्चन अगर आपके लिए अननोन है, बिल्कुल भी आप नहीं जानते उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या नहीं पूछा गया है, तो उससे जुड़े हुए उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लाके और एजुकेटेड गैस आप लोगों को वहां पे करना है, जिससे कि आपके जो 8-10 क्वेश्चंस जो गलत होते हैं, जो अननोन क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है आप लोगों के क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद आता है दोस्तों ऑलवेज चेक इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पे आप लोगों को इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि आप लोगों को गैस अगर तुक्का लगाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड तुक्का ही लगाना है। कोशिश करनी है कम से कम तुक्का लगाने की। अगर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 में से अगर आपको 60 आते हैं तो आप सिर्फ उनको 60 को करके आइए। अगर 40 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, आप सोचते हैं कि ये 40 क्वेश्चंस अगर मैं करता हूं, इनमें से कुछ करता हूं तो मेरा नेगेटिव जा सकता है, तो ये 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 10 में से अगर आपके मान लो 8 क्वेश्चंस भी गलत हो गए, तो -1/2 की जो 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपके 60 में से 2 मार्क्स और ले जाएंगे और आप सिर्फ 58 पे रह जाएंगे। तो आपको अपने इन मार्क्स का जो है वो नुकसान नहीं करना है। अगर आप एक ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हैं जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जिन क्वेश्चंस में हम बिल्कुल 100% श्योर होते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। उसके बाद हमारे पास दोस्तों 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आते हैं जिनके अंदर हमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन दिखता है, और एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें नन ऑफ द अबव क्वेश्चन दिखता है। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से आपको 3 ऑप्शन के बाद चौथे ऑप्शन में दिखा मिलेगा कि ये सभी ऑप्शंस हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा जिसमें 3 ऑप्शंस के बाद चौथा ऑप्शन आपको दिखेगा कि इनमें से कोई नहीं। ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो पहले बात करते हैं जिस क्वेश्चन में हमें ये देखने को मिलता है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ऑप्शंस हमारे सही हो सकते हैं। सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे पॉजिटिव पूछा गया है या क्वेश्चन में हमसे नेगेटिव बात की गई है। अगर आपके क्वेश्चन में मान लो नेगेटिव बात की गई है और ऑप्शंस आपको पॉजिटिव ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वो पॉजिटिव ऑप्शन आंसर हो सकता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की बात की गई है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात की गई है, सकारात्मक बात की गई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आंसर आप लोगों का नेगेटिव हो भी सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन आते हैं। एक में आता है ऑल ऑफ द अबव और एक में आता है इनमें से कोई नहीं। तो जहां पे आपको ये लगे कि एक ऑप्शन से ज्यादा 2 ऑप्शन, आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस लग रहे हैं कि इसके 2 आंसर हो सकते हैं, उस क्वेश्चन में ज्यादातर देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव आप लोगों का सही आंसर होता है। जिस क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि मैं तीनों ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो आंसर होता है वो नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, वो आपका आंसर वहां पे सही माना जाता है। इस तरीके से आपको ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव क्वेश्चंस को टैकल करना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों डाउट बिटवीन 2 ऑप्शंस। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होता है कि जब हमें 2 ऑप्शंस में डाउट होता है तो हमें कौन सा ऑप्शन सही करके आना चाहिए। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और मैंने हरियाणा के कम से कम 50 से 60 से 100 स्टूडेंट से मैं बात कर चुका हूं इस बारे में, और सभी की एक ही प्रॉब्लम रही है कि सर हमें 60-65 क्वेश्चंस आते हैं वो तो हमारे सही हो जाते हैं, उसके अलावा जो हम 10-15 तुक्के मार के आते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं, और आधे क्वेश्चन हमारे वो गलत होते हैं जिनमें हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। शुरू में हम ए पे टिक कर लेते हैं, जब हम OMR शीट को फिल करते हैं तो हम बी पे टिक कर देते हैं उस ऑप्शन को काट के, और वो हमारा गलत हो जाता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते एग्जाम के लास्ट में प्रेशर में कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, और हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं। उसका सॉल्यूशन होता है दोस्तों, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
ओवर थिंकिंग करने का मतलब होता है कि फर्स्ट गो में, पहली बार में जो आपने आंसर लगाया है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका वही होता है, क्योंकि वो हमारी अंदर की पॉजिटिविटी जो होती है, हमारे के अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है, वो हमें स्टार्टिंग में ही बता देती है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। वो ऐसे ही तुक्का नहीं मारती है। हमारे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमने जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उनके बेसिस पे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली हमसे ए को टिक करवा देता है। बाद में हमारा जो नेगेटिव एनर्जी होती है, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है। उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आने के बाद हम उसके ऊपर दोबारा से सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऑप्शंस को काट के और फिर दूसरा ऑप्शन उसमें फिल करते हैं और हमारा क्वेश्चन वो गलत होता है। तो एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी क्वेश्चन को लेके। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आंसर है, आप उसी को टिक करके आइए। अदरवाइज क्वेश्चन तो हमें देखो वो आता ही नहीं है, हमें वो क्वेश्चन नहीं आता है, हमने उस कॉन्सेप्ट को भी नहीं पढ़ा है। हरियाणा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हमें तुक्का तो उसमें लगाना ही लगाना है। खाली छोड़ने का तो कोई फर्क ही नहीं, मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम क्वेश्चन को खाली क्यों छोड़ के आए। हम वहां पे तुक्का तो मारेंगे ना, गैस तो करेंगे, लेकिन वहां पे हमें एक एजुकेटेड गैस करना है, बिना ओवर थिंकिंग के गैस करना है और बिना ओवर कॉन्फिडेंस के वहां पे गैस करना है। इस तरीके से जो आपके 8 और 10 क्वेश्चंस जो गलत होते हैं, दो ऑप्शंस को गलत सही आप करके आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, एग्जाम में हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है और मजा आया है और कुछ नया सीखने को मिला है, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपनी लाइफ में इस चीज को अप्लाई भी करेंगे, ये काफी एक्सपीरियंस से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो करेक्शन रेट है क्वेश्चंस ठीक होने की, अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होते थे तो अब उसमें से आपके 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस आपके ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस चीज को आप अपने मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आपको किसी भी एग्जाम से 15-20 दिन पहले मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करने होते हैं, और वहां पे आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, इस जानकारी को अप्लाई कर सकते हैं। और आउटपुट अगर आप लोगों को अच्छा मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये चीजें जो है वो क्लियर हो सके, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा डाउट है और कहीं भी इससे जुड़ा हुआ कंटेंट जो है वो नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स को। तो एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को कुछ नया देने की, कुछ नई बात बताने की, कुछ आप लोगों की हेल्प करने की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपना एक लाइक देके इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और शेयर करके अपने दोस्तों को सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे और कुछ नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे गाइस।